बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर 5 का सेक्शन बी में जो स्टार्ट किया हुआ था न्यूटन सेकंड लॉ, उसके साथ एक एसएलओ तो हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने डिस्कशन की थी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी को या स्पीड को कैसे चेंज किया जा सकता है बाय फोर्स। तो वो हमने डिस्कशन की थी कि अगर तो फोर्स को मोशन के अलोंग लगाओगे तो वहां पे स्पीड में तब्दीली आएगी, स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी। मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, और मोशन के ऑपोजिट फोर्स लगाओगे तो फिर स्पीड डिक्रीज होगी। ऐसे ही हमने बात की थी कि अगर हमारे पास जो फोर्स है वो मोशन के परपेंडिकुलर अप्लाई की जाए, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अप्लाई की जाए, तो ऐसी फोर्स पाथ को चेंज करती है, उसको पाथ चेंजिंग फोर्स कहती है, या डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी कह देती है। क्या कह देती है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स। वो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करती है। तो एक बात क्लियर होगी, डायरेक्शन को चेंज करना हो तो फोर्स कैसे लगाना पड़ेगी बेटा? नहीं, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, या डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर। और अगर हम कोई फोर्स एक एंगल पे लगाते हैं, क्या करते हैं? वेलोसिटी के साथ एक एंगल बना के फोर्स लगाते हैं अदर देन 90 एंड अदर देन 0, तो ऐसे केस में वो फोर्स अगर इफेक्टिव होगी तो वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को भी चेंज करेगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी चेंज करेगी, यानी स्पीड को भी चेंज करेगी और डायरेक्शन को भी तब्दील करती है। ये बातें हमने लास्ट टाइम डिटेल में जो है वो ये लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट एसएलओ था, स्टेट एंड अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। स्टेट एंड अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, ये कैसा लॉ है जो फोर्स, मैस और एक्सेलरेशन, इन तीन चीजों को आपस में रिलेट करता है। फोर्स को, मैस को और किसको? एक्सेलरेशन को। इन तीन चीजों को रिलेट करेगा। और अभी ये देखते हैं कि ये लॉ है क्या। इस लॉ की अगर स्टेटमेंट देखो तो इसमें लिखा है नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब अनबैलेंस फोर्स भी कह सकते हो, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, या रिजल्टेंट फोर्स भी कहा जा सकता है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट फोर्स लग रही है तो इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है इन इट्स ओन डायरेक्शन, इन इट्स ओन डायरेक्शन, अपनी ही डायरेक्शन में ये क्या करेगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। बात को समझना है कि नेट फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगी तो जिधर नेट फोर्स होगी एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। और इसको हम अभी हम सिमुलेशन से भी देखेंगे। और दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसको मैथमेटिकली यहां पे लिखा भी हुआ है। और यही एक्सेलरेशन मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैस के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बड़ी मैस में कम एक्सेलरेशन होगा, छोटी मैस में ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। और डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर फोर्स को डबल करते हो एक्सेलरेशन भी डबल होगा, फोर्स को हाफ करोगे एक्सेलरेशन भी हाफ होगा। लेकिन याद रखो फोर्स कौन सी है? नेट फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है। कौन सी फोर्स है? अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स जीरो है, अनबैलेंस फोर्स जीरो है, तो उस केस में हमारे पास किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर दो स्टेट्स होती हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। नो एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस। याद रख लो, जब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा तो हमारे पास दो स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी? ये या तो बॉडी रेस्ट पे होगी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी। ये दो सिचुएशंस बनती हैं। तो बेटा ये दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो इनको कंबाइन करने से होगा क्या कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, अगर इसको हम इक्वलिटी में चेंज करें तो हमें यहां पे एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है। यहां पे जो कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं वो है के। और याद रखो कि अगर मैं ए, एफ और एम इनको एसआई यूनिट्स में मेजर करूं, किसमें? फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। और मैस का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो अगर मैं इनको एसआई यूनिट्स में मेजर करूं, ए को, एफ को, एम को, देन हमारे पास जो के की वैल्यू है वो 1 आ रहेगी फॉर एसआई यूनिट्स। अगर मैं एसआई यूनिट्स की बात करूंगा तो उस केस में जो के है वो क्या आ रहेगा, 1 आ रहेगा। और अगर के को 1 ले लें तो हमारे पास जो ए है दैट विल बी इक्वल टू एफ ओवर एम। और इधर से मैं अगर एफ को लिखना चाहूं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप एफ की वैल्यू निकाल सकते हो, जो किसके बराबर होगी, एम ए। इसको हम कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। इट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। बल्कि अगर आप देखो तो न्यूटन सेकेंड लॉ ने हमें एक फॉर्मूला दे दिया जिससे हम फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फोर्स की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसलिए एक सेंटेंस भी हम बोल देते होते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ डिटरमिन्स द फोर्स। फोर्स को डिटरमिन करने का तरीका बताता है। और जो फर्स्ट लॉ है वो फोर्स को डिफाइन करता है, फोर्स का आइडिया देता है। वो बताता है कि स्टेट में कब तब्दीली आएगी, जब वहां पे फोर्स आएगी। तो फर्स्ट लॉ ने फोर्स का आइडिया दिया, उसको डिफाइन किया, और सेकेंड लॉ ने क्या किया बेटा, फोर्स को डिटरमिन किया। फोर्स को क्या किया, डिटरमिन किया है, मालूम करने का तरीका बताया। आइए बेटा इसको जो है हम एक सिमुलेशन से अंडरस्टैंड करते हैं, उससे जरा आइडिया होगा। बेटा ये यहाँ पे देखो कि अगर यहां पे कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू भी है, अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे फोर्स अप्लाई करता हूं, तो फोर्स की जो टोटल रिजल्टेंट जो फोर्स है वो भी यहां पे शो हो जाए, और फोर्स की वैल्यूज को भी यहां पे शो करना है, मैसेज की वैल्यूज को भी रख लेते हैं, और जो स्पीड है उसको भी देख लेते हैं, और साथ एक्सेलरेशन, सारे फैक्टर्स आ गए। स्पीडोमीटर के लिए स्पीड आ गई, यहां से स्पीड की तब्दीली को देखा जा सकता है। और इधर हमारे पास ये एक्सेलरेशन की वैल्यू, यहां पे आपके पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहेगी। एक्सेलरेशन की इस वक्त वैल्यू क्या है, 0 है, और स्पीड भी 0 है, और फोर्सेस का सम यहां पे क्या है, 0। नो फोर्सेस एक्टिंग देयर। अच्छा, एक बड़े मजे की बात यह है कि अगर ये यहां पे फ्रिक्शन है तो ऑब्जेक्ट अगर आपने यहां पे रखा हुआ है तो इस वक्त इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। जब आप इसको मूव करवाने की कोशिश करोगे तब फ्रिक्शन आती है, और वो फ्रिक्शन भी तब्दील हो रही होती है। आप फोर्स बढ़ाते जाओगे उधर से फ्रिक्शन भी बढ़ती चली जाती है, लेकिन फ्रिक्शन के बढ़ने की भी एक लिमिट होती है, वो एक मैक्सिमम वैल्यू उसकी होती है। वो डिपेंड करती है इस ऑब्जेक्ट के वेट वगैरह पे, और यहां पे इस सरफेस की रेफरेंस पे, ठीक है। वो चीजें डिसाइड करेंगी कि फ्रिक्शन कितना बढ़ना है। तो ये नहीं समझना कि अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, इस पे नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कब होगी, जब आप इसको पुश दोगे, फौरन इसने फिर वहां पे फ्रिक्शन बिल्डअप होनी है, और उसने इस मोशन को रोकना है, या रोकने की कोशिश करना है। अब देखो यहां पे अभी कोई फोर्स नहीं है फ्रिक्शन की। अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पे फोर्स अप्लाई करता हूं। मुझे बताया मैंने कितनी फोर्स लगाई है, 50 न्यूटन अप्लाइड फोर्स हो गई। ये इस तरफ जो एरो है राइट साइड पे, ये अप्लाइड फोर्स हो गई। और ये जो रेड एरो है ये किसको जाहिर कर रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स को जाहिर कर रहा है। फौरन सरफेस की रेफरेंस की वजह से फ्रिक्शन भी कितनी आ गई, 50। बताओ यहां पे अनबैलेंस फोर्स कितनी है, 0। यानी दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। तो बैलेंस करने में हमारे पास नेट फोर्स यहां पे क्या हो जाएगी, 0। और ऊपर ये जो सम लिखा हुआ है, सम ऑफ फोर्सेस, ये बेसिकली नेट फोर्स है। ये क्या है, नेट फोर्स है। तो नेट फोर्स की वैल्यू आपको नजर आ रही है, 0 है। अब अगर मैं फोर्स को और बढ़ाता हूं, फोर्स को मैंने 100 न्यूटन कर दिया, अप्लाइड फोर्स को, फ्रिक्शन भी कितनी हो गई। अभी भी बताओ यहां पे अनबैलेंस फोर्स है, यहां पे ये दोनों फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं, और सम ऑफ फोर्सेस यहां पे 0 है, नेट फोर्स 0 है। अच्छा, और मजीद बढ़ाता हूं, अब मैंने देखिए फोर्स कितनी कर दी, 150 न्यूटन, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कहां तक गई, 94 न्यूटन तक। अब यहां पे बताओ कि इन दो अनबैलेंस फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालते होते हैं, बड़ी फोर्स में से, हाँ अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शन को माइनस करेंगे, 56 न्यूटन फोर्स आ रहेगी। कितनी आ रहेगी, 56 न्यूटन फोर्स। अब जरा एक्सेलरेशन को देखो, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, 1.12। क्या ये तब्दील हो रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड यहां पे इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन हमारा क्या था, वो फिक्स था। क्यों फिक्स था, याद रखो हमने भी रिलेशन पढ़ा था,
एक्सेलरेशन नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर नेट फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन तब्दील नहीं होगा। अगर नेट फोर्स को तब्दील करोगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? तब्दील होगा। अभी उसको देख लेते हैं। जैसे मैं दोबारा अगर फोर्स लगाता हूं यहां पे, तो आप जरा देखो कि यहां पे अब 150 न्यूटन, नेट फोर्स 56 न्यूटन और एक्सेलरेशन कितना है? 1.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं अगर अप्लाइड फोर्स को और बढ़ा दिया, जब नेट फोर्स कितनी हो गई, दोनों का डिफरेंस लिया, अब एक्सेलरेशन कितना हो गया? इसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया। फोर्स को तब्दील किया, एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? चेंज हो गया है। तो आपने जो है ये देखा कि जब फोर्स कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। फोर्स तब्दील करोगे, एक्सेलरेशन भी क्या होगा? तब्दील होगा। अब ये तब्दीली को भी देखते हैं कि ये तब्दीली हमारे पास किस तरह की आती है। इस चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां पे अगर फ्रिक्शन को खत्म कर दूं, मैं चाह रहा हूं कि अप्लाइड फोर्स को ही एज ए नेट फोर्स ले लूं। जब एक ही फोर्स लग रही होगी, जो आप लगा रहे हो, वही हमारी नेट फोर्स होगी, वही हमारी अनबैलेंस फोर्स होगी। अब मुझे बताओ, इस वक्त तो कोई फोर्स नहीं है इस पे। अब मैं अगर फर्ज करो यहां पे फोर्स को कितना कर दिया है? 50 न्यूटन। अब 50 न्यूटन पे एक्सेलरेशन कितना है? 1 है। ठीक है, अभी 50 न्यूटन पे एक्सेलरेशन 1 है। हमने ये पढ़ा है एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है? अगर आप फोर्स को डबल करोगे, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? चेक करते हैं। अभी फोर्स 50 न्यूटन है, मैं इसको 100 न्यूटन कर देता हूं। बताओ 100 न्यूटन करने पे एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2। पहले कितना था? 1। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? डबल हो गया। तो ये चीज आपने देखी कि यहां पे फोर्स को डबल करने से एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? डबल हो गया। बताओ यहां पे फोर्स किस तरफ लग रही थी? राइट साइड पे। एक्सेलरेशन भी राइट साइड पे प्रोड्यूस हो रहा था। इसको जरा दोबारा हम देखते हैं कि अगर हम पहले इसको मूव करवाते हैं। अब अज्यूम करें कि मैंने ये 100 न्यूटन 150 न्यूटन फोर्स की है, तो एक्सेलरेशन फोर्स को मैंने 3 टाइम्स कर दिया, एक्सेलरेशन भी 3 टाइम्स हो गया। 1 से कितना हो गया? 3। अच्छा, अब मैं अगर क्या करता हूं कि फोर्स को चेंज कर देता हूं। अब मैं फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाता हूं। अब मुझे बताओ, फोर्स हो गई अब इस तरफ, अब एक्सेलरेशन देखो माइनस हो गया। इसका क्या मतलब है? स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो गई है, और जब भी स्पीड डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो यहां पे एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेटा मेरी बात एक सीखी आपने। अभी तक आपने सिर्फ क्या सीखा है? एक्सेलरेशन को, फोर्स को डबल करने से एक्सेलरेशन भी डबल हो रहा है। ठीक है, और फोर्स को रिवर्स करने से एक्सेलरेशन भी रिवर्स हो गया। एक्सेलरेशन ने हमेशा नेट फोर्स की तरफ प्रोड्यूस होना है। किस तरफ प्रोड्यूस होना है? नेट फोर्स की तरफ प्रोड्यूस होना है। अगर नेट फोर्स राइट साइड पे है, एक्सेलरेशन भी राइट साइड पे होगा। अब जरा अगेन जो है वो हम इसको जरा देखते हैं कि पहले मैं जरा यहां पे 50 न्यूटन पे एक्सेलरेशन देखता हूं। मैं बताओ, ये 50 न्यूटन फोर्स लगाई है, एक्सेलरेशन कितना है? 1 न्यूटन। अब मैं चलो इसको जरा ऐसे करते हैं कि फोर्स को 100 न्यूटन कर देते हैं, फोर्स को फिक्स रख लेते हैं। बेटा याद रखो, यहां पे जरा पहले सुन ले बेटा, यहां पे एक बात याद रखो, 3 फैक्टर्स हैं जिनको हम रिलेट कर रहे हैं। कौन कौन से? एक्सेलरेशन, फोर्स और मास। और जब भी आपने 2 क्वांटिटीज का रिलेशन बनाना है तो तीसरी को कांस्टेंट लेते हो, तीसरी को कांस्टेंट लेते हो। अभी मैंने एक्सेलरेशन और फोर्स का रिलेशन बनाना था, तो मैंने क्या किया? यहां पे मास को कांस्टेंट ले लिया। क्या मैंने मास को चेंज किया था? मैंने एक ही यहां पे ये बॉक्स लिया हुआ था 50 केजी का, तो मास फिक्स हो गई। बस किसको चेंज कर रहा था? फोर्स को। और फोर्स को डबल किया, एक्सेलरेशन भी डबल हो गया। फोर्स को अगर आपने 3 गुना किया, एक्सेलरेशन भी 3 गुना हो गया। अब अगर मैं एक्सेलरेशन और मास के दरमियान रिलेशन देखना चाह रहा हूं, किसके दरमियान? एक्सेलरेशन और मास के दरमियान, तो मुझे किसको कांस्टेंट करना है? नहीं, अब एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन बनाना है तो तीसरा फैक्टर कौन सा रह गया पीछे? फोर्स को कांस्टेंट लेना है। तो याद रखो, जिन 2 क्वांटिटीज को रिलेशन बनाना है वो तो बनना है, जो तीसरी क्वांटिटी उसको क्या ले लोगे? कांस्टेंट ले लोगे। अब आपने फोर्स को यहां पे फिक्स लेके बात करनी है। ये जो आपने अभी पढ़ा था एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
कीपिंग द mass constant. Acceleration is inversely proportional to mass keeping the force constant. Keeping the force constant. हमेशा जब भी आप दो क्वांटिटीज के बिटवीन रिलेशन बनाते हो तो बाकी क्वांटिटीज को वहां पे क्या लेते हो, कांस्टेंट कंसीडर करते होते हो। तो आप जरा देखते हैं कि मैं यहां पे फोर्स को कर रहा हूं 100 न्यूटन, फोर्स मैंने फिक्स रख ली। बताओ एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां पे इस वक्त मुझे बताओ मैस कितनी है। अब मैस को मैं चेंज करने लगा हूं, मैस को यहां पे डबल कर देते हैं। पहले एक्सेलरेशन 2 है, अब मैंने मैस को डबल कर दिया। तो मैस को डबल करने से एक्सेलरेशन 2 से क्या हो गया, वो तो गिर गया बेचारा। तो जी बेटा ये दोबारा कर लेते हैं जरा। देखिए मैं यहां पे, ये देखिए एक्सेलरेशन 2 है, अब मैं यहां पे इस मैस को इसके ऊपर रखने लगा हूं, उसको परेशानी हो जाती है यहां पे, ठीक है। अब मैं इसको उठाऊंगा और यहां पे इसके ऊपर रख रहा हूं। बताएं एक्सेलरेशन क्या हो गया, 2 से 1 हो गया, मतलब हाफ हो गया। क्यों हाफ हुआ है, मैस को डबल किया है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जिस रेशो से एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे उसी रेशो से दूसरी क्वांटिटी कम होगी। अगर आप मैस को डबल कर रहे हो, एक्सेलरेशन क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक हो गया। और अगर आप फोर्स को यहां पे ऐसे करते हैं कि हम फोर्स को हाफ करके देखते हैं, पहले तो फोर्स यहां पे, सॉरी फोर्स नहीं, हम मैस को हाफ कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है, 50 का हाफ करने का मतलब 25 kg की ऑप्शन होनी चाहिए, वो यहां पे नहीं है। खैर आपने ये देख लिया कि एक्सेलरेशन और मैस का इनवर्स रिलेशन क्या होता है। अच्छा इसके अलावा आप ये जो एक्सेलरेशन यहां पे प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हो, उसको यहां पे मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ जरा, एफ इज इक्वल टू एम में है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, हाँ जी ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम बनेगा। अगर आपको फोर्स का पता हो, मैस का पता हो, तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो। चलो सपोज करो फोर्स हमारी 100 न्यूटन है, फोर्स कितनी है, और हम यहां पे मैस ले लेते हैं 50 kg, कितनी ले लेते हैं बताओ, इसकी रेशो क्या बनेगी, फोर्स ऊपर 100 पुट करोगे और मैस नीचे 50, 100 ओवर 50 क्या बनेगा, 100 को 50 से डिवाइड करने क्या आता है, चलो कितना मुश्किल काम हो गया है, 100 को 50 से डिवाइड करना नहीं आता है, 100 को 50 से डिवाइड करो 2 आएगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। तो चेक कर लो यहां पे, मैं क्या करता हूं यहां पे 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं 50 kg मैस के ऊपर, एक्सेलरेशन कितना है यहां पे 2 है। यानी मैथमेटिकली भी आप देख रहे हो कि आप फार्मूला अप्लाई करके निकालोगे तो उतना ही आएगा। अच्छा अब मैं अगर क्या करता हूं कि मैं क्या करता हूं, एक्सेलरेशन को सॉरी फोर्स को यहां पे 150 कर देते हैं और मैस को 100 कर देते हैं, 100 कर दें या चलो 100 कर दें, मैस मैंने यहां पे 100 कर दी, ठीक है, और फोर्स को हम 200 कर देते हैं या 150 कर दो। जी बेटा ये कितनी हो गई है 150। तो अब किसको किससे डिवाइड करोगे, 150 को 50 से 100 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 1.5। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। तो आप ये चेक कर रहे हो कि आपको मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करना भी आना चाहिए। सिमुलेशन तो बता रही है लेकिन न्यूमेरिकली आप इनको अगर कैलकुलेट करना चाहो तो आप इजीली इनको क्या कर सको, कैलकुलेट कर सको। अगर आप ये तीनों जो फैक्टर हैं एफ एम और ए, इसमें अगर दो आपको गिवन हो और तीसरा आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, एक अननोन हो और बाकी दो गिवन हो, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये बेटा आपने जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ जो है उसको अंडरस्टैंड किया। जरा वापस, लेकिन एक चीज आपने नोट की कि नेट फोर्स होगी तो तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अगर नेट फोर्स नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, और अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता तो बताओ कौन सी दो स्टेट्स होंगी, ऑब्जेक्ट किस हालत में होगा, हाँ जी, या फिर वेलोसिटी के साथ, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा या किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। बेटा मेरी बात समझ आ रही है आफिया,
जी बेटा, तो ये आपने जो है न्यूटन सेकंड लॉ को अंडरस्टैंड किया। बाकी हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।